आप सभी विद्यार्थियों को मेरा प्रेम भरा नमस्कार। दिन मंगलवार ऑनलाइन क्लास में सभी विद्यार्थियों का एक बार फिर से भव्य स्वागत है। जैसा कि हमारा जो विषय चल रहा है आपके पाठ्यक्रम में वसंत भाग 3 से अध्याय नंबर 16 पानी की कहानी, इसी पर चर्चा परिचर्चा कल की थी। जो शेष रहता है उसी पर हम चर्चा परिचर्चा करेंगे। यही आज का जो पानी की कहानी, यही आज का हमारा उपविषय रहेगा। तो पेन पेंसिल साथ में रखना। पृष्ठ संख्या 102 निकाल लेना। इधर तक हम पढ़ चुके थे। मैंने ऐसे दीर्घजीवी से वार्तालाप करते जान अपने को धन्य माना। यहीं से शुरू करते हैं पुनः, ठीक है। मैंने ऐसे दीर्घजीवी होता है जो लंबी उम्र को जीने वाला होता है। दीर्घ दीर्घ होता है बड़ा, लंबे, जीवी, जीवित रहना, ठीक है। जीव मूल शब्द है, इसमें प्रत्यय है। तो वार्तालाप, बातचीत करते हुए जान अपने को धन्य माना और ओस की बूंद के प्रति मेरी श्रद्धा बढ़ चली। हम शांति से बैठे एक दिन हवा से खेलने की कहानियां सुन रहे थे कि अचानक ऐसा अनुभव हुआ। अचानक, अचानक यानी कि अंग्रेजी में अचानक को क्या कहते हैं? सडनली, ठीक है। मानो, मानो में फिर से ये गलत दिया गया, इसमें आप यहाँ पे अनुस्वार बिंदु लगा ले। मानो हम, बहुवचन के रूप में, मानो हम सरक रहे हों, सबके मुख पर हवाइयां उड़ने लगी। अब क्या होगा? इतने दिन, हवाइयां उड़ना मुहावरे के तौर पे प्रयोग होता है। इतने दिन आनंद से काटने के पश्चात अब दुख सहन करने का साहस हमें न था। बहुत पता लगाने पर हमें ज्ञात हुआ कि हमारे बाहर से ही हमारे नीचे वाले भाई दबकर पानी हो गए हैं। उनका शरीर ठोसपन को छोड़ चुका है और उनके तरल शरीर पर हम फिसल चले हैं। मैं कई मास समुद्र में इधर उधर घूमती रही। फिर एक दिन गर्म धारा से भेंट हो गई। भेंट, भेंट होने का मतलब होता है मुलाकात होना। धारा के धारा के जलते अस्तित्व को ठंडक पहुंचाने के लिए हमने उसकी गर्म सोखनी प्रारंभ कर दी और इसके फलस्वरूप मैं पिघल पड़ी और पानी बनकर समुद्र में मिल गई। कौन बता रहे हैं ये बातें? जो ओस की बूंद है वो अपने विषय में बता रहे हैं और अपने अन्य सहयोगियों के विषय में। समुद्र का बाग बनकर, बनकर में पूर्वकालिक क्रिया, ये आपको पता भी है। पूर्वकालिक क्रिया की पहचान मैंने आपको बताई भी है। मैंने जो दृश्य देखा वह है वर्णातीत है। वर्णातीत, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द का प्रयोग हो गया। वर्णातीत का मतलब होता है जिसका वर्णन न किया जा सके। जिसका वर्णन न किया जा सके उसे वर्णातीत बोलते हैं। मैं अभी तक समझती थी कि समुद्र में केवल मेरे बंधु बांधवों का ही राज्य है, परंतु अब ज्ञात हुआ कि समुद्र में चहल पहल, चहल पहल, चहल और पहल, एक तरह से कौन सा समास जाएगा इसमें? द्वंद्व समास, ठीक है। वास्तव में दूसरे ही जीवों की है और उसमें नीरा नमक भरा है। नीरा, नीरा नमक, नीरे का मतलब होता है सिर्फ, ठीक है। नीरा नमक भरा है। पहले पहल, समुद्र का खारा पाना, खारापन मुझे बिल्कुल नहीं भाया। समुद्र का जो खारापन है उन्हें बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा था, क्योंकि खारेपन का जो मतलब होता है खारापन, खारेपन से मतलब है नमक युक्त, उसमें नमक मिला हुआ, ठीक है। उसी को क्या कहते हैं? खारापन। अब देखो, आप देखोगे भी अपने यहाँ पर ये जो जीटी रोड बेल्ट है, जीटी रोड बेल्ट पे मीठा पानी मिलता है, मिठास होती है यहाँ के पानी। करनाल है, पानीपत है, सोनीपत है, ठीक है। तो ये जो जिले हैं, इन जिलों में का जो पानी है काफी वजनदार पानी माना जाता है, ठीक है। लेकिन अगर आप थोड़ा सा उधर बांगर की साइड चलोगे, बांगर को भी छोड़ो, आप असम साइड जाओगे, ये एक गांव है बला सालवन। बला सालवन से निकलते ही जो शुरुआत हो जाती है, वहां का जो पानी है वो नमक युक्त पानी है।
खारापन है वहां के पानी में, इस उधर असम साइड में। और आप पहले तो उसको पीने में आपको आस्वादन नहीं होगा। फिर दूसरा, आप स्नान इत्यादि करोगे तो एक आध बार अगर जाओगे तो आपका ऐसा लगेगा कि जैसे शरीर पर मैल अभी भी बाकी है, इस तरह से। और अगर आप इस तरह से बांगर इसमें क्या नाम है, रोहतक, झज्जर, रेवाड़ी साइड जाओगे, वहां का जो पानी है वो बिल्कुल ही हल्का है, बिल्कुल लाइट। उसे आप कितना भी पी ले। जयपुर हो गया, राजस्थान में अगर जाओगे जयपुर की साइड, जयपुर में दौसा जिला है, वहां पे उस पानी को आप कितना पी ले आपकी प्यास बुझेगी नहीं। और आपको ऐसा लगेगा कि अगर हमें भूख लगी हुई है और हम अपने इस जीटी रोड बेल्ट का पानी पीते हैं, तो 1 या 2 गिलास से अगर भूख भी लगी है तो करीबन 2-2.5 घंटे के लिए हमारी जो भूख है वो खत्म हो जाती है। लेकिन अगर उधर के इस प्रकार के जो जिन राज्यों में या जिन जिलों में इस प्रकार का जो पानी मिलता है, तो उससे न तो प्यास की समाप्ति होती है, तृप्ति होती है, और न ही भूख की। ठीक है, तो इस प्रकार से जो खारेपन का मतलब है नमक युक्त जो पानी होता है उसे ही खारापन बोलते हैं। ठीक है भाई, आगे देखिएगा आप। जी जी मचलाने लगा पर धीरे धीरे सब सहन हो चला। एक दिन मेरे जी में आया, धीरे धीरे सब सहन हो चला। इस प्रकार के जो शब्दों का प्रयोग होता है, ये आपका जो क्रिया विशेषण में आते, जब आप 10th क्लास में जाओगे तो पद परिचय में जब करोगे, पद परिचय को हम अगर देखते हैं तो 2 प्रकार से देखेंगे, यानी कि एक विकारी शब्दों के अनुसार और एक अविकारी के अनुसार। विकारी में तो क्या है, विकारी में तो जिन शब्दों में परिवर्तन हो जाता है वो विकारी शब्द कहलाते हैं, जैसे संज्ञा है, सर्वनाम है, विशेषण, क्रिया है। इस प्रकार के ये विकारी शब्दों के दरमियान आ जाएंगे। जैसे ठीक है, लड़का से लड़के हो जाता है, लड़को हो जाता है। ठीक है, हमसे आपसे अपनापन हो जाता है, अपना तो हो जाता है। इस प्रकार से हमसे हमारा हो जाता है, हमें हो जाता है। तो इस प्रकार के जो शब्दों में परिवर्तन होता रहता है वो उन्हें तो बोलते हैं हम विकारी। और जिनमें लिंग वचन काल कारक के अनुसार किसी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं होता, परिवर्तित नहीं होते हैं, नहीं बदले जा सकते, ऐसे शब्दों को हम अविकारी बोलते हैं। ये 5 प्रकार के होते हैं जिनको हम अंग्रेजी में वो बोलते हैं कंजक्शन बोलते हैं, प्रेपोजिशन बोलते हैं। इस पर कंजक्शन, प्रेपोजिशन, कंजक्शन बोलते हैं। जैसे ये क्रिया विशेषण है, क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक, विस्मयादि बोधक और निपात। 5वां वेद निपात आ जाता है इसमें। ठीक है, और फिर ये जो क्रिया विशेषण है, क्रिया विशेषण के भी 4 भेद हो जाते हैं। स्थानवाचक क्रिया विशेषण, कालवाचक क्रिया विशेषण, परिमाणवाचक क्रिया विशेषण, रीतिवाचक क्रिया विशेषण। इस तरह से इस प्रकार के जो जिन शब्दों में परिवर्तन नहीं होता है, यानी कि यहाँ पे जो मुख्य क्रिया है, मुख्य क्रिया की जब अन्य इस प्रकार के शब्दों से उसकी विशेषता के संदर्भ में बताया जाएगा तो वो क्रिया विशेषण शब्द कहलाते हैं। यानी कि जो क्रिया की विशेषता बताने वाले शब्द होते हैं उन्हें ही हम क्या कहते हैं, क्रिया विशेषण शब्द कहते हैं। ये रेखांकित करते जाना, 10th क्लास में ये काम आएंगे, 9th 10th में जब आप जाओगे तो उस समय ये काम आएंगे आपके। ठीक है, तो आगे चलिएगा, आगे बढ़ते हैं। एक दिन मेरे जी में आया, जी जी होता है हृदय, जी क्या होता है, जी में आना, दिल में आना, हृदय में आना। ठीक है, कि मैं समुद्र के ऊपर तो बहुत घूम चुकी हूँ, भीतर चलकर भी देखना चाहिए कि क्या है। इस कार्य के लिए मैंने गहरे जाना प्रारंभ कर दिया, प्रारंभ करना शुरू कर देना। ठीक है, मार्ग में मैंने विचित्र विचित्र जीव देखे। विचित्र होता है अजीबोगरीब, विचित्र का मतलब होता है अजीबोगरीब। ठीक है, तो मैंने अत्यंत धीरे धीरे रेंगने वाले घोंगे, जालीदार मछलियां, कई कई मन बारीक कछुए और हाथों वाली मछलियां देखी।
एक मछली ऐसी देखी जो मनुष्य से कहीं गुना लंबी थी, उसके 8 हाथ थे, वह इन हाथों से अपने शिकार को जकड़ लेती थी। जकड़ लेना यानी कि कब्जे में कर लेना, पकड़ लेना। अगला पृष्ठ निकाल लीजिएगा आप। मैं और गहराई की खोज में किनारों से दूर गई तो मैंने एक ऐसी वस्तु देखी कि मैं चौंक पड़ी, हैरान होगी वो, ठीक है। उसके बाद तब अब तक समुद्र में अंधेरा था, सूर्य का प्रकाश कुछ ही भीतर तक पहुंच पाता था, और बल लगाकर देखने के कारण मेरे नेत्र दुखने लगे। नेत्र, आंखें, ठीक है, दुखने लगे, दुखने लगे थे। मैं सोच रही थी कि यहाँ पर जीवों को कैसे दिखाई पड़ता होगा, कि सामने ऐसा जीव दिखाई पड़ा मानो कोई लालटेन लिए घूम रहा हो। यह एक अत्यंत सुंदर मछली थी। अत्यंत, अत्यंत का मतलब होता है अति उपसर्ग है इसमें, ठीक है। अत्यंत का मतलब है बहुत अधिक। अत्यंत का मतलब क्या है? बहुत अधिक। इसके शरीर से एक प्रकार की चमक निकलती थी। चमक, चमक का मतलब होता है रोशनी, जो इसे मार्ग दिखलाते थे। मार्ग, रास्ता, अंग्रेजी में वे बोलते हैं, WAY, वे। वे मीन्स रास्ता, गमन, पंथ, ठीक है। पर्यायवाची के तौर पे प्रयोग कर सकते हो आप। इसका प्रकाश देखकर कितनी छोटी छोटी अनजान मछलियां इसके पास आ जाती थी, और यह जब भूखी होती थी तो पेट भर, पेट भर, भरपेट, इस प्रकार का शब्द का प्रयोग होता है ना, भरपेट। भरपेट में मैंने आपको बताया भी था, बर उपसर्ग है, और ये पहचान के तौर पे प्रयोग होता है, आजीवन भरपेट, ठीक है। इस प्रकार के ये जो उपसर्गों का प्रयोग होता है, तो इस प्रकार के शब्दों में कौन सा समास होता है? इस प्रकार के शब्दों में मैंने आपको स्टार्टिंग में लिखवाए भी थे, जब ये उपसर्ग वाला वो करा था, चैप्टर हमने किया था, तो ये पहचान मैंने करीबन 14-15 पहचान इसकी बताई थी। अब यही भाव समास के आपको ये अब यही भाव समास की भी पहचान बताई थी, और उपसर्गों से संबंधित भी पहचान मैंने आपको बताई थी, लिखवाई भी थी। आपको शायद याद है या नहीं, वो आप देख लेना। तो भरपेट में क्या होता है, जैसे आ उपसर्ग है, पर्यंत है, तक है, मात्र है, ये फिर बर शब्द है, इस प्रकार के जो शब्दों का प्रयोग हो जाता है, तो वहां पे कौन सा समास होता है? अब यही भाव समास होता है, ठीक है। तो आगे देखिएगा आप, आगे चलते हैं। इसका प्रकाश देखकर कितनी छोटी छोटी अनजान मछलियां इसके पास आ जाती थी, और यह जब भूखी होती थी तो पेट भर उनका भोजन करती थी। विचित्र है, विचित्र है, ठीक है। विचित्र का अर्थ मैंने आपको पहले बता भी दिया है, विचित्र है। जब मैं और नीचे समुद्र की गहरी तह में पहुंची तो देखा कि वहां भी जंगल है। छोटे ठीकने, ठीकने क्या होते हैं? जो छोटे कद के होते हैं, छोटे कद के जीव जंतुओं को ठीकने बोलते हैं, ठीक है। छोटे ठीकने, मोटे पतले, मोटे पत्ते वाले पेड़ बहुतायत से उगे हुए हैं। बहुतायत, बहुतायत का मतलब होता है बहुत अधिक मात्रा में, ज्यादा मात्रा में, ठीक है। वहां पर पहाड़ियां हैं, घाटियां हैं। इन पहाड़ियों की गुफाओं में नाना प्रकार के जीव रहते हैं, नाना प्रकार के जीव रहते हैं, जो निपट, अंधे तथा महा आलसी हैं। निपट, निउपसर्ग का प्रयोग है, और पट, पट का मतलब होता है एकदम से, यानी कि निपट जो शब्द है, निपट शब्द का मतलब होता है एकदम, एकदम, ठीक है। और महा आलसी, महा, महा का अर्थ होता है बहुत बड़ा, बहुत बड़े आलसी, ठीक है। हैं, आगे चलिए। ये सब देखने में मुझे कई वर्ष लगे। जी में आया कि ऊपर लौट चले, परंतु प्रयत्न करने पर जान पड़ा कि यह असंभव है। असंभव अनेक शब्दों के लिए एक शब्द है, यानी कि वाक्यांश के तौर पे भी प्रयोग करते हैं असंभव को। जो संभव न हो, जो संभव न हो उसे क्या बोलते हैं?
असंभव। ठीक है भाई, आगे चलिए। मेरे ऊपर यहाँ पानी की कोई 3 मील मोटी तह थी। मैं भूमि में घुसकर जान बचाने की चेष्टा करने लगी। चेष्टा करना, कोशिश करना, यह मेरे लिए कोई नई बात न थी। करोड़ों जलकण इसी भांति अपनी जान बचाते हैं और समुद्र का जल नीचे धंसता जाता है। मैं अपने दूसरे भाइयों के पीछे पीछे चट्टान में घुस गई। कई वर्षों में कई मील मोटी चट्टान में घुसकर हम पृथ्वी के भीतर एक खोखले स्थान में निकले और एक स्थान पर इकट्ठा होकर हम लोगों ने सोचा कि क्या करना चाहिए। कुछ की सम्मति में वही पड़ा रहना ठीक था। सम्मति का मतलब होता है इच्छा, मति, सम सर्ग, ठीक है। तो वैसे तो इसमें सत उपसर्ग है, सम नहीं, सत, क्योंकि सत जम मति ये नियम है व्यंजन संधि का, और ये व्यंजन संधि का नियम नंबर 11 है। नियम नंबर 11 है, ठीक है। तो त के बाद अगर म आ जाता तो ये वो त किसका रूप धारण कर लेता, मैं का रूप धारण कर लेता है, ठीक है। तो सम्मति का मतलब होता है इच्छा में वहीं पड़ा रहना ठीक था, वहीं पड़ा रहना ठीक था। परंतु हम में कुछ उत्साही युवा भी थे। उत्साही, 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 उत्साही होता है जोशीले। उत्साही का मतलब क्या होता है, जोशीले। आगे चलिएगा। वे एक स्वर में बोले, हम खोज करेंगे पृथ्वी के हृदय में, घूम घूम कर देखेंगे कि भीतर क्या छिपा हुआ है। अब हम शोर मचाते हुए आगे बढ़े तो एक ऐसे स्थान पर पहुंचे जहां ठोस वस्तु का नाम भी न था। बड़ी बड़ी चट्टानें लाल पीली पड़ी थी और नाना प्रकार की धातुएं धातुएं इधर उधर बहने को उतावली हो रही थी। नाना प्रकार की, नाना प्रकार की होता है विभिन्न प्रकार की, अलग अलग प्रकार की, ठीक है। इसी स्थान के आसपास एक दुर्घटना होते होते बची। हम लोग अपनी इस खोज में इतने प्रसन्न थे कि अंधाधुंध बिना मार्ग देखे बढ़े जाते थे। अंधाधुंध, अंधाधुंध का मतलब होता है बिना सोचे समझे। इससे इससे अचानक एक ऐसी जगह जा पहुंचे जहां तापक्रम बहुत ऊंचा था। अगला पृष्ठ निकाल लीजिएगा। हमारे लिए ऐसा ही था। ऐसा ही का मतलब ये भी अनेक शब्दों के लिए एक शब्द है, यानी कि जो सहन न किया जा सके, जिससे सहन न किया जा सके या जो सहन करने योग्य ना हो, ठीक है। हमारे अगुआ, अगुआ का मतलब होता है आगे चलने वाले जो होते हैं, ठीक है। आगे वाले जो होते हैं उन्हें ही अगुआ बोलते हैं। हमारे अगुआ कांपे और देखते देखते उनका शरीर ओसजन और हदरजन में विभाजित हो गया। ओजन और हाइड्रोजन, ये मैंने आपको बताया भी है। ऑक्सीजन और हाइड्रोजन, विभाजित हो जाना, बंट जाना। विभाजित हो जाने का मतलब क्या है, बंट जाना। मैं अपने और बुद्धिमान साथियों के साथ एक और निकल भागे। हम लोग अब एक ऐसे स्थान पर पहुंचे जहां पृथ्वी का गर्भ रह रहकर हिल रहा था। गर्भ, गर्भ होता है पेट। गर्भ का मतलब क्या होता है, पेट, ठीक है। एक बड़े जोर का धड़ाका हुआ। हम बड़ी तेजी से बाहर फेंक दिए गए। हम ऊंचे आकाश में उड़ चले। इस दुर्घटना में हम चौंक पड़े थे। इस दुर्घटना में हम क्या हो चुके थे, चौंक पड़े थे। पीछे देखने से ज्ञात हुआ कि पृथ्वी फट गई है और उसमें धुआं, रेत, पिघली धातुएं और लपटें निकल रही हैं। यह दृश्य बड़ा ही शानदार था। और शानदार में दार प्रत्यय है, शानमूल शब्द है, ठीक है। और इसे देखने की हमें बार बार इच्छा होने लगी। मैं समझ गया तुम ज्वालामुखी की बात कह रही हो। हाँ, तुम लोग उसे ज्वालामुखी कहते हो। बताऊंगा ज्वालामुखी क्या होता है, अभी प्रश्न भी बनेगा इसका एक, ठीक है। अब जब हम ऊपर पहुंचे तो हमें एक और बाप का बड़ा दल मिला। दल होता है समूह, झुंड, ठीक है। हम गरज कर आपस में मिले और आगे बढ़े। पुरानी सहेली
आंधी के भी हमें यहाँ दर्शन हुए, वह हमें पीठ पर लादे, कभी इधर ले जाती तो कभी उधर। वह दिन बड़े आनंद के थे, आनंद खुशी के। हम आकाश में स्वच्छंद किलोले करते फिरते थे। स्वच्छंद यानी कि आजादी पूर्वक स्वतंत्र रूप से किलोले करना। किलोले करने का मतलब होता है खुशी से आवाज निकालना, किलकारियां मारना। जब कोई खुशी होती है तो उस खुशी से कई बार किलकारियां नहीं भरते हैं हम लोग, आवाजें निकालते रहते हैं, जोर जोर से आवाज करते रहते हैं, यानी खुशी से किलकारियां भरना। ठीक है, किलोले करने का मतलब। आगे बढ़ेंगे। बहुत से बाप जलों के मिलने के कारण हम बारी हो चले और नीचे झुक आए, और एक दिन बूंद बनकर नीचे कूद पड़े। मैं एक पहाड़ पर गिरी और अपने साथियों के साथ मैली कुचेली हो एक और बह चली, एक और बह चली। अब देखिए, जो मैली कुचेली है, मैली कुचेली का मतलब क्या होता है? मैली कुचेली यानी कि मैली कुचेली से मतलब है कि उस पे क्या नाम है, पूरी गंदगी लग जाना, गंदी हो जाना, गंदी या बदसूरत हो जाना, उसी को मैली कुचेली बोलते हैं। ठीक है भाई, आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो बेचारा पत्थर हमारे प्रहार से टूटकर खंड खंड हो गया, खंड खंड हो गया। प्रहार, प्रहार होता है चोट, आघात पहुंचाना, खंड खंड होना, टुकड़ों में बट जाना। ठीक है, खंड खंड हो गया। आगे बढ़ते हैं। यह जो तुम इतनी रेत देखते हो, पत्थरों को चबा चबा कर हम ही बनाते हैं। जिस समय हम मौज में आते हैं तो कठोर से कठोर वस्तु हमारा प्रहार सहन नहीं कर सकती। कठोर होता है सख्त, कठोर क्या होता है? सख्त। हम अपनी विजयों, विजयों, विजयों का मतलब जीत, जीतों, ठीक है, उन्मत्त, 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 उन्मत्त का मतलब होता है मद, यानी कि खुशी, खुशी में पागल हो जाना, मस्त हो जाना, होकर हम लोग इधर उधर बिखर गए। मेरी इच्छा बहुत दिनों से समतल भूमि देखने की थी। समतल, समतल होता है मैदानी, समतल का मतलब क्या होता है? मैदानी। आगे देखिएगा, इसलिए मैं एक छोटी धारा में मिल गई। सरिता के भी दिवस बड़े मजे के थे। सरिता, सरिता होती है नदी, सरिता का मतलब क्या होता है? नदी। दिवस, दिवस संस्कृत शब्द है यानी कि दिन। ठीक है, हम कभी भूमि को काटते, कभी पेड़ों को खोखली कर उन्हें गिरा देते। बहते बहते मैं एक दिन एक नगर के पास पहुंची। मैंने देखा कि नदी के तटों तक किनारा, तट पर एक ऊंची मीनार में से कुछ काली काली हवाएं, काली काली हवा निकल रही है। मैं उत्सुक हो उसे देखने को क्या बड़ी की अपने हाथों दुर्भाग्य को न्योता दिया। न्योता देना, न्योता देने का मतलब होता है बुलावा देना। ठीक है, ज्यों ही मैं उसके पास पहुंची, अपने और साथियों के साथ एक मोटे नल में खींच ली गई। कई दिनों तक मैं नल नल, अगला पृष्ठ निकाल लीजिएगा, नल नल घूमती फिरी। मैं प्रति क्षण उसमें से निकल भागने की चेष्टा में लगी रहती थी। भाग्य मेरे साथ था। बस एक दिन रात के समय में ऐसे स्थान पर पहुंचे जहां नल टूटा हुआ था। मैं तुरंत उसमें होकर निकल भागी और पृथ्वी में समा गई। अंदर ही अंदर घूमते घूमते इस बेर के पेड़ के पास पहुंची। वह रुकी, सूर्य निकल आए थे। बस मैंने कहा, हाँ, मैं अब तुम्हारे पास नहीं ठहर सकती। सूर्य निकल आए हैं, तुम मुझे रोक कर नहीं रख सकते हैं, रोक कर नहीं रख सकते। वह ओस की बूंद धीरे धीरे घटी और आंखों से ओझल हो गई। ओझल हो जाना, आंखों से ओझल होना यानी कि दिखाई ना देना, दृष्टि से दूर चले जाना, मुहावरे के तौर पे प्रयोग होता है। तो ये जो आपका जो अध्याय था, पानी की कहानी, ठीक है, तो इसमें एक तरह से आत्मकथ्यात्मक शैली का प्रयोग हुआ है। तो
ये जो अध्याय है, ये अध्याय आपका समाप्त हो चुका है। अब इसमें जो अभ्यास के प्रश्नोत्तर हैं, अभ्यास के प्रश्नोत्तर पर विशेष ध्यान दें। ठीक है, इसकी पीडीएफ आपको आज या कल पहुंच जाएगी आपके पास। तो ये अपनी फेयर नोटबुक में आप इन्हें उतार भी लेना। तो सबसे पहले शुरू करते हैं। लेखक को ओस की बूंद कहाँ मिले? लेखक को जो ओस की बूंद है, वो रात के समय जब लेखक एक रास्ते से जा रहे थे, तब बेर के एक वृक्ष के ऊपर से एक बूंद लेखक की हथेली पर आ गिरी। और ये जो बूंद थी, ये मोती के समान चमक रही थी उस समय। बूंद को देखकर लेखक के मन में भी आश्चर्य हुआ। ठीक है, यानी कि लेखक को आश्चर्य का ठिकाना नहीं रहा। ठीक है, तो इस तरह से ये जो ओस की बूंद है, ओस की बूंद की प्राप्ति हुई लेखक को। आगे चलते हैं। ओस की बूंद क्रोध और घृणा से क्यों कांप उठी? ओस की बूंद क्रोध और घृणा से इसलिए कांप उठी क्योंकि पेड़ की जड़ें और जड़ों पर उगने वाले जो रोए हैं, वो बड़े ही निर्दयी होते हैं। ठीक है, और ये असंख्य बूंदों और जलकणों की को बलपूर्वक धरती से खींच लेते हैं। और इस प्रकार से जलकण और बूंद को तो एकदम से बिल्कुल ही नष्ट कर देते हैं, और अधिकतर सब कुछ छीन कर उन्हें बाहर निकाल देते हैं। इसी से ओस की बूंद क्रोध और घृणा से कांप उठी। ठीक है भाई, आगे चलते हैं। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को पानी ने अपना पूर्वज या पुरखा क्यों कहा? हजारों सालों पहले हाइड्रोजन और ऑक्सीजन नामक दो गैसें सूर्यमंडल में लपटों के रूप में मौजूद थी। और जब ब्रह्मांड में ये उथल पुथल कर रही थी, तो अनेक ग्रह और उपग्रह बने। और इस तरह से भीषण आकर्षण ताकत के कारण सूर्य का एक हिस्सा टूटकर एक अनजान आकर्षण ताकत की ओर बढ़ने लगा। इस तरह से सूर्य से टूटा हुआ वो जो हिस्सा था, वो इतना बारीक खिंचाव संभाल नहीं सकता था। और वो जो हिस्सा था, वो जो भाग था, वो भी कई टुकड़ों में बट गया। और उन्हीं में से एक जो टुकड़ा है, वो हमारी ये जो पृथ्वी प्रारंभ में एक आग का गोला थी, और धीरे धीरे हमारी यह पृथ्वी ठंडी होती चली गई। और अरबों सालों पहले हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की रासायनिक क्रिया के कारण इसका जन्म हुआ। ठीक है, और इसलिए हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को पानी ने अपना पूर्वज या पुरखा कहा है। आगे चलते हैं चौथे पर, आगे बढ़ते हैं। पानी की कहानी के आधार पर पानी के जन्म और जीवनी यात्रा के विषय में बताइए। देखिए, पानी का जन्म हाइड्रोजन और ऑक्सीजन नामक दो गैसों के रासायनिक मेल से हुआ। ये बात मैंने आपको पहले बताई है। उन दिनों पानी भाप रूप में हुआ करता था और पृथ्वी के चारों ओर घूमता रहता था। इसके बाद पानी के रूप और गुण परिवर्तन हुआ। रूप और गुण में परिवर्तन हुआ और भाप से परिवर्तित होकर यह एक बर्फ के ठोस रूप में आ गई। और भाप रूप में पानी स्वरूप अत्यंत विस्तृत था, लेकिन ठोस रूप में आने पर यह एक सीमित और छोटा बन गया था। पहले की अपेक्षा अब ये उसका कौन सा हिस्सा रह गया था? 17वां हिस्सा रह गया था। इसके बाद अचानक सूर्य ताप आया और ठोस बर्फ वाले पानी की सुंदरता उसने बदल दी, और सारी बर्फ पिघलकर पानी बन गई। और कुछ पानी नदियों में मिल गया, कुछ समुद्र में जा मिला, और कुछ जलकण आंधी के साथ उड़कर वायुमंडल में जा मिले। ठीक है भाई, अब ये आप देख लेना। पांचवा, कहानी के अंत और आरंभ के हिस्से को स्वयं पढ़कर देखिए कि बताइए कि ओस की बूंद लेखक को आप बीती सुनाते हुए किसकी प्रतीक्षा कर रही थी। कहानी के अंत और प्रारंभ के हिस्से का स्वयं पढ़कर यह पता चलेगा कि ओस की बूंद लेखक को आप बीती सुनाते हुए सूर्य की प्रतीक्षा में थी। किसकी प्रतीक्षा में थी? वो सूर्य की प्रतीक्षा में। ये आपके क्या है? ये है आपके क्या नाम है, अभ्यास के। अब ये एक जल चक्कर दिया गया है।
जल चक्र के विषय में जानकारी प्राप्त कीजिए और पानी की कहानी से तुलना करके देखिए कि लेखक ने पानी की कहानी में कौन कौन सी बातें बताई है। अब देखो ये जल चक्र, जल, वर्षा, बादल, वाष्प बनकर फिर से जल बन जाता है, फिर वर्षा बन जाती है, फिर बादल बन जाता है, फिर वाष्प। जैसे मैंने आपको ये नहीं बताया मास कम्युनिकेशन की वो जो प्रोसेसिंग होती है, यानी कि एक सेंडर है। अभी जो मैं आपको ये पानी की कहानी नामक जो चैप्टर आपके इसके विषय में मैंने आपको बताया है, ठीक है, इसी पर जो हम चर्चा परिचर्चा कर रहे हैं, इस समय मैं सेंडर हूँ। जो ये स्क्रीनशॉट है, ये जो मोबाइल है, ये हमारा क्या नाम है, माध्यम है। यानी कि पहले सेंडर, उसके बाद थॉट्स या आइडियाज। थॉट या आइडियाज क्या हमारा चैप्टर, क्या हमारा पानी की कहानी। और उसके बाद क्या है, उसके बाद शुरू होता है चैनल्स। चैनल्स क्या है, मोबाइल फोन, ठीक है। और चैनल्स के बाद आप लोग क्या हो, आप लोग हो रिसीवर। और अब इफेक्ट पड़ेगा, आपने इस चैप्टर को पढ़ने के बाद कितना कुछ आप पर प्रभाव पड़ता। आपने 50% इससे सीख प्राप्त की, 90% सीख प्राप्त की, और फिर जैसे मैं आपसे फीडबैक लूंगा, इफेक्ट के बाद फीडबैक होती है, फीडबैक से फिर आप लोग सेंडर बन जाते हो और मैं रिसीवर बन जाता हूँ। आप सेंडर, फिर आपके माइंड में थॉट्स या आइडियाज पैदा होंगे, और फिर आप चैनल का प्रयोग करोगे, और जो मैं सेंडर था मैं उस समय रिसीवर बन जाऊंगा। और फिर आपने जो कुछ भी बताया है वो क्या होता है, उसका मेरे ऊपर क्या इफेक्ट पड़ेगा, फिर मैं आप खुद की फीडबैक दूंगा। ये जो प्रक्रिया चलती रहती है, ये जो प्रोसेसिंग होती है, इसी को कम्युनिकेशन प्रोसेसिंग बोलते हैं। और ऐसे ही ये जल चक्र की है, ठीक है। थोड़ा सा इसके बारे में बता देता हूँ जल चक्र के बारे में। देखो, हमारी धरती के चारों ओर प्रकृति में जल चक्र हमेशा चलता रहता है, हमेशा चलता रहता है। धरती पर जल हर समय वाष्प बनकर हवा में मिलता रहता है, वायु में मिलता रहता है, जिससे बादल बनते हैं और बादल बरसते हैं, और फिर वही जल वर्षा के रूप में वापस धरती पर आ जाता है। इसे जल चक्र कहते हैं। और हमारे जीवन के लिए ये जो जल चक्र है, ये बहुत ही आवश्यक है, बहुत ही जरूरी है, ठीक है भाई। अब आगे है, आगे देखिएगा आप, इसमें जो आपके अध्याय में, आपके अध्याय से जो परीक्षा उपयोगी अन्य प्रश्न बनेंगे, परीक्षा उपयोगी में जो बहुत ही महत्वपूर्ण है वो देख लीजिएगा आप। फिर इसके ये जो अति लघु त्रिय प्रश्न है उन पर भी चर्चा परिचर्चा करेंगे। सबसे पहले जो शब्द आया इसमें, जलमंडल किसे कहते हैं, मैंने कुछ प्रश्न निकाले वो देख लीजिए। जलमंडल किसे कहते हैं, धरती का जो भाग जल के द्वारा चारों ओर से गिरा रहता है। धरती का वह भाग जो जल के द्वारा गिरा रहता है, जल उसे चारों ओर से घेर कर रखता है, उसे ही जलमंडल कहते हैं। इसका निर्माण नदियों से, झीलों से, समुद्रों से और महानगरों के द्वारा होता है, ठीक है। अब आगे है कि आगे चलते हैं, आगे बढ़ेंगे। एक जो शब्द आया इसमें, सेल क्या होती है, इसका निर्माण कौन करता है। देखिए, हम पृथ्वी को हर रोज देखते रहते हैं, और पृथ्वी को देखने से हमें सेल दिखाई देते हैं। इन सेलों का रंग एवं आकार अलग अलग प्रकार का होता है। जिन तत्वों या पदार्थों के कारण ये सेलें बनती हैं, उनके अपने कुछ विशेष गुण भी होते हैं। इन्हीं के आधार पर इन सेलों को पहचाना जा सकता है, और उनका इनका निर्माण करने वाले ये पदार्थ कुछ और नहीं बल्कि खनिज ही कहलाते हैं, ठीक है। अब आगे देखिएगा, आगे जो बहुत ही महत्वपूर्ण जो परीक्षा उपयोगी बन सकते हैं कि बूंद के अनुसार हमारी पृथ्वी कैसे बनी। बूंद के अनुसार हमारी जो पृथ्वी है वो कैसे बनी। बूंद के अनुसार एक पिंड तेजी से सूर्य की ओर बढ़ रहा था। जैसे जैसे वो पास आता गया और उसका आकार बढ़ता गया, और इस तरह से सूर्य से लाख गुना वो बड़ा था। उसकी महान आकर्षण ताकत से
हमारा जो सूर्य है वो कांप उठा, और इससे यही पता चलता है कि उस गिरिराज से टकराकर हमारा सूर्य बिल्कुल ही चूर्ण चूर्ण हो गया, और वैसा चूर्ण हो जाएगा ऐसा अंदाजा था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। और उसकी भीषण आकर्षण ताकत के कारण सूर्य का एक भाग टूटकर उसके पीछे चला गया, और सूर्य से टूटा हुआ वह भाग इतना भारी खिंचाव संभाल ना पाया और कई टुकड़ों में बट गया। उन्हीं में से एक जो टुकड़ा है वो हमारी पृथ्वी है, और पहले हमारी पृथ्वी आग का एक गोला हुआ करती थी। ठीक है भाई। अब ये वैसे तो बहुत सारे इसमें प्रश्नोत्तर आप फाइंड आउट करना है, इसमें से 10-12 प्रश्न इसमें से अतिरिक्त खोजना, और बाकी करेंगे कल। ये अब आप में से अगर किसी विद्यार्थी को कुछ पूछना है